प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिंदी में आज आपका ये पहला अध्याय है। गद्य और पद्य के मनहर पाठों को पढ़ने से पूर्व हमें साहित्य इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो गद्य साहित्य का इतिहास है और इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों, आप बहुत कुछ जानते हैं, कुछ बहुत कुछ से आप परिचित हैं, और जो जानते हैं और जो आज हम और आप अध्ययन के इस क्रम में जानेंगे उसको मिलाकर आप बहुत कुछ जान जाएंगे। विषय बहुत ही आसानी से आप ग्राह्य कर लेंगे क्योंकि ये भाषा है आपकी मातृभाषा। विद्यालयी शिक्षा से पूर्व भी आप इससे परिचित हो चुके थे। कह सकते हैं जब इस दुनिया में हम और आप आते हैं तो जो ये अपनी मातृभाषा है, स्वर लहरियों के रूप में दादी, आजी, नानी और बचपन में माँ की न जाने अनगिन लोरियों के रूप में ये भाषा बार बार कई बार हमें और आपको जगाती रही है, हमारे मन मानस को मथती रही है। इसकी मधुरता से, इसके लालित्य से, इसके अपनेपन से हम और आप परिचित हैं। तो जब भाषा अपनी है तो विषय दुरूह तो हो ही नहीं सकता। तो आइए बच्चों, अविलंब, क्योंकि गद्य और पद्य में बहुत सारे अच्छे अच्छे पाठ, नीति वचन, बहुत कुछ आपको पढ़ने हैं, लेकिन उससे पूर्व क्योंकि साहित्य के महत्व को हम आप नकार नहीं सकते, तो साहित्य के इतिहास को जान लेना बहुत आवश्यक है। आपके प्रश्न पत्र में भी इन्हीं के प्रश्नों से शुरुआत होती है। तो आइए चलते हैं, अविलंब साहित्य के पन्नों में अपनी हिंदी को पढ़ते हैं। वो हिंदी जो भारत माँ के उच्च भाल की शोभा है, उसकी बिंदी है। वो हिंदी जो हम सब को बहुत आत्मीय है, जो माँ जैसी है। तो आइए इस हिंदी की महनीयता को साहित्य के पन्नों में देखें, पढ़ें, समझें, सीखें और जानें। चलिए बच्चों, कई छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा हम इस भाग में करेंगे, इस अध्याय में करेंगे। जैसे गद्य के स्वरूप को जानेंगे, उसके क्षेत्र को जानेंगे, उससे आशय क्या है उसको जानेंगे, उपादेयता और महत्ता क्या है गद्य की, साथ ही गद्य पद्य के अंतर को जानेंगे और काल विभाजन से परिचित होते हुए आज हम इस कक्षा में इतना पढ़ेंगे। पुनः अगली कक्षा में हम विस्तार देंगे। तो 2 भागों में हम और आप गद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है। पिछली कक्षा में भी आपने इसको पढ़ा है, सीखा है, समझा है और जाना है, तो बहुत कुछ जान रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही जानना है, बहुत ही आसान है। बस मन से एक बार जुड़ जाएंगे तो ये पंक्तियां स्वयं आपके मानस पर अंकित हो जाएंगी। आइए हिंदी गद्य का स्वरूप देखते हैं क्या है। ध्यान दें बच्चों, मानव को अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता प्रकृति से मिली है। प्रकृति से सच है बच्चों, ये जो अपनी बात को कहने की, अभिव्यक्त करने की जो क्षमता, जो दक्षता हमें और आपको प्रकृति से मिली है, उसके कारण ही मैं अपनी बात आपसे कह पा रही हूँ। आप अपने प्रश्न, अपने संशय मुझसे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने विचार, अपने भाव, अपनी अनुभूतियां सामने वाले तक प्रेषित करते हैं। तो ये दक्षता हमको और आपको प्रकृति से मिली है, अभिव्यक्ति की अनुपम मनहर क्षमता। आगे भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों, भावों, अनुभूतियों आदि को 2 प्रकार से व्यक्त करता है, गद्य रूप में या पद्य रूप में। बच्चों, हम किसी से जो भी बातचीत करते हैं तो भाषा तो माध्यम है ही, और प्रकृति से ये अभिव्यक्ति की अनुपम क्षमता हमें और आपको प्राप्त है। लेकिन अपनी बात को हम 2 रूपों में सामने वाले तक प्रेषित करते हैं। एक होता है भाषा का गद्य रूप और दूसरा होता है पद्य रूप। आइए देखें क्या है इसमें। मानवीय अभिव्यक्ति के इन 2 रूपों को हम क्रमशः, पहला गद्य साहित्य और दूसरा पद्य अर्थात काव्य साहित्य कहते हैं। बच्चों ध्यान दें,
एक बार और देखें, मानवीय अभिव्यक्ति के इन दो रूपों को हम क्रमशः गद्य साहित्य और पद्य साहित्य कहते हैं। हम अपनी बात सामने वाले के पास जिस माध्यम से प्रेषित करते हैं वो हमारे पास हिंदी में दो रूपों में है, एक गद्य के रूप में और एक पद्य के रूप में। आगे स्पष्ट करेंगे कि इन रूपों में क्या विशेषता है, क्या अंतर है। आइए पहले इनको देखें कि गद्य और पद्य, क्योंकि यहाँ हम हिंदी गद्य के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं तो गद्य के ही बारे में विशेष रूप से बताया गया है। ध्यान दें, गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है, वो भाषा जो मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी बात आपसे जिस तरह पहुंचा रही हूँ, ये स्वरूप है गद्य का। तो दैनिक जीवन की बात कही गई, गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है। हम घर परिवार में, मित्रों के साथ, किसी चर्चा में, किसी प्रसंग में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं अपने मनोभावों को उद्घाटित करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने प्रश्नों के शमन के लिए, वो जो भाषा का रूप है वो है गद्य। आगे देखें, और उसका छंदोबद्ध रूप पद्य, काव्य कहलाता है। लेकिन जब हम अपनी बात पद्य में कहते हैं तो पद्य क्या है, ये छंदबद्ध होता है। गद्य जैसे है हमने अपनी बात सीधे सीधे कह दी, ये स्वरूप गद्य है जो हम अपने दैनिक जीवन में हर दिन प्रयुक्त करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हर दिन जिस भाषा में, जिस भाषा के स्वरूप में हम बात करते हैं वो भाषा का जो स्वरूप है वो है गद्य। लेकिन जब हम छंदोबद्ध रूप में अपनी बात सामने वाले से कहते हैं तो जो वो गद्य का स्वरूप होता है वो गद्य के स्वरूप में नहीं आएगा, उसको हम पद्य कहेंगे, क्योंकि जैसे ही छंदबद्ध हुआ तो वो गद्य नहीं रहा, वो पद्य बन गया। ध्यान दे बच्चों कि बात हम अपनी कहते हैं, लेकिन जब हम सीधे सीधे दैनिक भाषा जो हम रोज बोल रहे हैं उसमें हम कहते हैं तो हो गया गद्य। लेकिन जैसे ही हमने भाषा को छंदोबद्ध कर दिया वो स्वरूप पद्य अर्थात काव्य बन गया। तो इस तरह से आपने इस चर्चा में इसमें जाना कि हम अपनी बात दो रूपों में सामने वाले से कहते हैं, एक गद्य रूप और दूसरा पद्य। गद्य जो हम हर दिन के व्यवहार की हमारी भाषा है वो है गद्य का सीधा सीधा स्वरूप, और जब उसको हम छंदों में बांध देते हैं तब स्वरूप जो होता है वो पद्य बन जाता है अर्थात काव्य बन जाता है। आइए इसको और अधिक स्पष्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दे बच्चों, गद्य के स्वरूप पर चर्चा हो रही है। गद्य और काव्य की विषय वस्तु, भाषा, शैली आदि में बहुत अंतर है। ध्यान दें, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे आपने इसको पढ़ा है, पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा है तो परिचित हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें ताकि ये पंक्तियां आपके स्मृति पटल पर अंकित हो जाएं। गद्य और काव्य की विषय वस्तु, भाषा, शैली आदि में बहुत अंतर है। अब देखिए क्या अंतर है। गद्य के जो मुख्य विषय हैं वो हमारे दैनिक कार्यकलाप, ज्ञान विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि हैं, जबकि काव्य के विषय बहुत कुछ काल्पनिक हैं और छंदबद्ध हैं। देखिए बच्चों, कितनी वास्तविक बात और कितना सहज है, कितनी सरलता से ये बात कही गई है, आपको पूरी तरह से समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन थोड़ा और स्पष्ट करती हूँ, समझ लीजिए कि गद्य और काव्य की जो विषय वस्तु है, भाषा, शैली आदि में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? गद्य के मुख्य विषय हमारे दैनिक कार्यकलाप, जैसे हम हर दिन के व्यवहार की, हम माता पिता से बात कर रहे हैं, मित्रों से चर्चा कर रहे हैं, कुछ कथा पढ़ रहे हैं, कोई वर्णन करना है, कोई व्याख्या करनी है, तो ये क्या है, ये हम गद्य में ही करते हैं। लेकिन जबकि काव्य के विषय बहुत कुछ काल्पनिक और छंदबद्ध है। लेकिन जब हम अपनी बात सामने वाले तक प्रेषित करने के लिए, वहां पहुंचाने के लिए, उसको अपने भावों से अवगत कराने के लिए पद्य को चुनते हैं, तो क्या होता है, वो पद्य तभी होता है जब वो छंदबद्ध होता है। तो पद्य को पद्य रूप में अपनी बात कहने के लिए हमें पंक्तियों को छंदों में बांधना पड़ता है, तो थोड़ी कल्पनाशीलता भी उसमें घोलनी पड़ती है, थोड़ा विराम भी लेना पड़ता है। तो दोनों के जो स्वरूप हैं उसमें अंतर है।
गद्य में सीधे सीधे दैनिक व्यवहार की भाषा, कथा, वर्णन, व्याख्या भी आपने पढ़ा। लेकिन जब पद्य के स्वरूप को हम चुनते हैं, अपना माध्यम बनाते हैं सामने वाले से अपनी बात कहने के लिए, तो हमें वहां छंदों का प्रयोग करना पड़ता है और उसमें काल्पनिकता, थोड़ी कल्पनाशीलता घोलनी पड़ती है। तो दोनों के स्वरूप में वस्तुतः यहाँ जो अंतर दिख रहा है वो हम और आप पाते भी हैं। आइए और आगे बढ़े। वस्तुतः गद्य को कवियों की कसौटी मानते हुए कहा गया है, गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि कहा गया, वैसे यहाँ तो स्पष्ट हो रहा है कि गद्य का जो विषय है वो थोड़ा आसान लगता है, लेकिन फिर भी वस्तुतः गद्य को कवियों की कसौटी, कसौटी मतलब वो मानक जिस पे परीक्षा होती है, लेकिन फिर भी गद्य को ही वो कसौटी माना गया है, वो मानक माना गया है जहां कवियों की परीक्षा होती है। फिर भी इसमें अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना अपेक्षाकृत सरल होता है। सच बात है बच्चों कि गद्य के स्वरूप में हम अपने भाव, अपने हृदयगत जो भी हमारे अंतर्द्वंद हैं, परेशानी है, खुशी है, उसको व्यक्त करने में अधिक सहजता और सरलता महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे दैनिक व्यवहार की भाषा है। कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग काव्य की अपेक्षा अधिक सरलता से कर सकता है। सच है बच्चों कि गद्य जो रूप है साहित्य का, इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात बहुत ही सरलता से, बड़ी सहजता से और कभी भी कह सकता है, लेकिन जब बात पद्य में कहनी हो तो हर व्यक्ति सरलता से अपनी बात नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ छंदों के बंधन हैं, वहाँ थोड़ी काल्पनिकता है, वहाँ रस है, वहाँ अलंकार है, वहाँ कुछ नियम हैं। उन नियमों पर पंक्तियों को पिरोने के लिए आपको आवश्यक विराम भी लेना पड़ता है। तो ये गद्य की विशिष्टता है कि वो सीधे सीधे हम अपने भाव जैसे हमारे मन में उठे हमने सामने वाले तक प्रेषित कर दिया। आइए और आगे बढ़ें और जाने गद्य की उपादेयता और महत्ता कि क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है हमारे गद्य का, इसको भी जानते हैं। आइए एक संक्षिप्त चर्चा। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल, सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित प्रकट करना है। ध्यान दे बच्चों, यहाँ एक शब्द आया है प्रयोजन सहित, फिर पढ़ती हूँ, ध्यान दें। गद्य का क्या लक्ष्य है? गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल, सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित प्रकट करना है। गद्य की भाषा पूर्ण रूप से व्यावहारिक होती है। वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल व्यक्त भी कर सकता है। अब इतना ध्यान दें, गद्य के महत्व की चर्चा हम कर रहे हैं, उसकी क्या उपयोगिता है इसकी बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी गई और ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे गद्य की। ये उसका ऐसा महत्व है जिसकी उपेक्षा हम और आप नहीं कर सकते। साहित्य का, अभिव्यक्ति का ये जो माध्यम है वो गद्य, वो बहुत ही व्यावहारिक होता है। ध्यान दे बच्चों, यहाँ एक शब्द आया कि भाषा जो है, गद्य की भाषा पूर्ण रूप से व्यावहारिक होती है। जैसे सीधे सीधे मुझे कुछ मांगना है आपसे, मैंने सीधे कह दिया कि मुझे ये चीज चाहिए। घर में माता पिता से, भाई बहनों से, बंधु बांधवों से, परिचितों से, मित्रों से अगर कोई चर्चा करनी हो, अपनी बात रखनी हो, सीधे सीधे गद्य के स्वरूप में हम आसानी से कह लेते हैं, क्योंकि ये व्यावहारिक भाषा है। ये व्यावहारिकता क्या है? क्योंकि हर दिन के व्यवहार में है, हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। अभी आपने यही पढ़ा कि वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल व्यक्त कर सकता है। ये गद्य की बहुत बड़ी महत्ता है, उपयोगिता है, उसकी विशिष्टता है कि हमने सोचा, भाव हृदय में आए कि मुझे ये बात कहनी है और अविलंब हमने अपनी बात तुरंत सामने वाले तक पहुंचा दी। मेरे भाव तुरंत सामने वाले तक उसी रूप में पहुंचे जिस रूप में वो मेरे अंतर मन में, मेरे हृदय में, मेरे मानस में, मेरी चेतना में जगे थे। ये विशिष्टता है। ये क्यों है? व्यावहारिकता के कारण, क्योंकि हर दिन के व्यवहार की भाषा है। आगे देखें, काव्य के समान इसमें तुक, छंदबद्धता, आलंकारिकता आदि लाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। देखिए बच्चों, गद्य व्यावहारिक भाषा है और हम तुरंत अपनी बात कहते हैं, लेकिन जब काव्य है
तो वहां क्या है, उसमें तुक देखना पड़ेगा कि लय ना टूटे, छंदों का ध्यान देना है, अलंकारों का ध्यान देना है। तो इसलिए जो उसकी व्यावहारिकता होती है वो ऐसी नहीं होती। जब पद्य को हम कहते हैं तो आप जानते हैं मेरे मन में भाव आए, मुझे सामने वाले से कहना है। गद्य है, मैंने कह दिया। पद्य है, अब मुझे कहना है लेकिन रुकना पड़ा। रुके हम क्यों? क्योंकि छंदों में बांधना है, उन भावों को अलंकारों में पिरो देना है, उनमें कुछ चमत्कार उत्पन्न करना है, तो मुझे रुकना पड़ा। हमारे जो भाव हैं वो बाधित हुए, वो खंडित हुए, उन्हें विराम लेना पड़ा। लेकिन अगर गद्य हमारा माध्यम है तो मन में भाव आए और हमने तुरंत प्रेषित कर दिया, हमें रुकना नहीं पड़ा, विलंब नहीं लगा। लेकिन पद्य के लिए हमें रुकना पड़ता है। तो ये है हमारे गद्य की उपादेयता। और आगे चले, गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा विचारों की प्रधानता रहती है। अतएव वर्णन, कथा, विचार, तर्क, व्याख्या, अनुसंधान के लिए गद्य ही सर्वाधिक समर्थ एवं उपयुक्त माध्यम है। अब देखें, गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा विचारों की प्रधानता रहती है। जो पद्य होता है बच्चों, उसमें भावों की प्रधानता होती है, लेकिन जो गद्य है यहाँ विचारों की प्रधानता होती है। तो विचार मन में उठे, और जो विचार थे हमारे, क्योंकि तुरंत हम सामने वाले से अपनी बात कह सकते हैं, बता सकते हैं, विलंब नहीं लगता, इसलिए हमारे विचार जो है वो खंडित नहीं होते और तुरंत वो उसी रूप में सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। ये विशिष्टता है हमारे गद्य की, और गद्य जो है विचार प्रधान होता है। इसी कारण अतएव वर्णन, कथा, विचार, तर्क, व्याख्या, अनुसंधान के लिए गद्य ही सर्वाधिक समर्थ एवं उपयुक्त माध्यम है। इसीलिए कोई अनुसंधान करना हो, खोजबीन करना हो, कोई व्याख्या करनी हो, कहीं कथा सुनाना हो, तर्क प्रस्तुत करना हो, तो जिस माध्यम को हम चुनते हैं वो माध्यम है गद्य। आइए बच्चों थोड़ा और आगे चलते हैं। गद्य और पद्य में क्या अंतर है इसको भी हम थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। वैसे आप जानते हैं, लेकिन एक संक्षिप्त चर्चा, गद्य एवं पद्य में अंतर। अब देखें अंतर क्या है। छंदोबद्ध, भावपूर्ण और ओज दीप्त रचनाएं काव्य कहलाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि जो पद्य है, भाषा का जो दो माध्यम हमारे पास है अभिव्यक्ति के लिए, गद्य और पद्य। तो जब हम पद्य में कहते हैं तो वहां छंदों में पंक्तियों को बांधना पड़ता है। छंदोबद्ध, भावपूर्ण और ओज दीप्त रचनाएं काव्य कहलाती हैं। तीव्र एवं वैयक्तिक अभिव्यक्ति का माध्यम पद्य है कि हमें मन में भाव आए, हमने उसको छंदों में पिरोया, लंबी बात है उसको संक्षिप्त करके हमने सामने वाले तक प्रेषित कर दिया। लेकिन आप देखें कि वो पद्य जो है वो भाव प्रधान होता है। तो छंदोबद्ध, भावपूर्ण और ओज दीप्त रचनाएं काव्य कहलाती हैं। तीव्र एवं वैयक्तिक अभिव्यक्ति का माध्यम पद्य है, क्योंकि हृदय का तरल राग लेकर उन्मुक्त तथा संवेदनशील अनुभूति उद्दाम वेग से छंदों में ही फूटती है। जो मैं आप पहले भी परिचित होंगे, पिछली कक्षाओं में भी आपको पढ़ाते हुए मैंने ये बताया कि जो काव्य होता है बच्चों वो लिखा नहीं जाता, उसकी सर्जना होती है, वो स्वयं हृदय से प्रस्फुटित होता है, वो तीव्र वेग से निकलता है। आपने प्रसंग भी सुना होगा कि हम मानते हैं कि जो वाल्मीकि की चर्चा पहले भी मैंने शायद की है, आज पुनः कर रही हूं, कि कहते हैं जो काव्य होता है उसकी सर्जना होती, स्वतः वो फूटता है, उसको लिखते नहीं है। क्रौंच पक्षी के जोड़े में एक का मर जाना और वाल्मीकि के मुख से मां निषाद कहकर छंदों का फूट पड़ना, ये क्या है? तो यहाँ वही भाव है कि जो काव्य है उसको हम सोच समझकर उसकी सर्जना इस तरह नहीं करती, वो भाव आते हैं और वो फूट पड़ते हैं। कहा जाता है कि कविता जो है वो स्वतः फूटती है, उसके लिए आपको कुछ कहना नहीं पड़ता और उसमें भावों की प्रधानता होती है। लेकिन जो गद्य है वो विचार प्रधान होते हैं। आइए और आगे देखें। अब देखिए गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि प्रायः सभी सामान्य होते हैं, जबकि काव्य में सभी विशिष्ट। कविता शब्दों की नई सृष्टि है, इसके विपरीत गद्य भावात्मक संदर्भों के स्थान पर उनके वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करते हैं। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति भी कहा गया है। अभी जो मैंने बताया बच्चों वही है कि पद्य जो है वो
भाव प्रधान होता है, गद्य जो है वो विचार प्रधान होता है, और उसमें थोड़ा समय लेना पड़ता है क्योंकि छंदों में बांधना पड़ता है जब हम पद्य को चुनते हैं। जब गद्य रहता है तो सीधे सीधे हम अपनी बात सामने वाले तक बहुत ही आसानी से पहुंचा देते हैं। और देखिए कहा गया कि ये जो गद्य है निर्माणात्मक अभिव्यक्ति। ये क्या है निर्माणात्मक अभिव्यक्ति? आइए थोड़ा आगे चलें और स्पष्ट करें कि ये क्या है। ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें शब्द निर्माता के चारों ओर प्रयोग के लिए तैयार रहते हैं, इसको कहते हैं निर्माणात्मक अभिव्यक्ति। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है, जबकि आंतरिक रूप से काव्य अधिक भावुकतापूर्ण, मैंने अभी बताया भाव प्रधान होते हैं, सूक्ष्म, सांकेतिक और गूढ़ होता है। ध्यान दें बच्चों, उक्ति वैचित्र और अलंकरण की प्रवृत्ति भी काव्य में गद्य की अपेक्षा अधिक होती है। गद्य में विस्तार अधिक होता है, इसमें किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति रहती है, जबकि काव्य में बात को संकेत रूप में ही कहने की प्रवृत्ति होती है। तो आपने जाना ये निर्माणात्मक अभिव्यक्ति, अर्थात जब हमें कुछ कहना हो, कुछ भी, तो जब गद्य में हम कहते हैं तो समझिए कि शब्द हमारे चारों तरफ हैं, बस हमने उसे लिया, प्रयोग किया और सामने वाले तक प्रेषित कर दिया। लेकिन जब पद्य में कहना हो, विराम लेना पड़ता है, छंदों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, रसों का प्रयोग करते हैं, तो ये अंतर हो जाता है गद्य और पद्य के स्वरूप में। आइए बच्चों थोड़ा और आगे चलते हैं, हिंदी के आशय एवं क्षेत्र से परिचित होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा है पर एक संक्षिप्त चर्चा करते चले कि हिंदी का आशय एवं क्षेत्र क्या है। व्यापक अर्थ में हिंदी 8 बोलियों, 8 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? ध्यान दें, देखिए ये कोष्टक में दिए गए हैं। ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये 8 बोलियां हैं। व्यापक अर्थ में हिंदी 8 बोलियों और 3 उपभाषाओं, उपभाषाएं राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी के संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करती है। ये व्यापक अर्थ में है कि वो 8 बोलियों और 3 उपभाषाओं का प्रतिनिधित्व। सीमित अर्थ में देखें, सीमित अर्थ में हिंदी से दिल्ली, मेरठ और बिजनौर के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के शुद्ध एवं साहित्यिक रूप का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। जो हिंदी आज पूरे भारतवर्ष की सर्वमान्य भाषा के रूप में स्वीकृत है और हिंदी प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है, वह खड़ी बोली का ही प्रतिष्ठित रूप है। तो ये हम जान रहे हैं कि हमारे अध्ययन और अध्यापन की भाषा भी ये खड़ी बोली है। आइए गद्य विकास का एक संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं बच्चों। थोड़ी चर्चा और, गद्य विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या है। हिंदी गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। इतिहास, दर्शन तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे गद्य की मध्यम स्थिति माना जा सकता है। साहित्य में जिस गद्य रूप का उपयोग होता है उसे अभिव्यंजना सौष्ठववाद की दृष्टि से श्रेष्ठ मानना चाहिए। इन सब चीजों से आप बहुत ज्यादा परिचित हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गद्य का जो विकास हुआ हमारे आपके सामान्य बोलचाल के रूप में हुआ था। आइए थोड़ा इसको ठीक से समझते हैं कि क्या है। भाषा के कितने रूप मिलते हैं, ध्यान दें बच्चों। भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से इसकी 3 कोटियां उपलब्ध हैं। सामान्य बोलचाल में आया है और उसके बाद 3 कोटियां इसकी। पहली जो है वो वर्णनात्मक, इसमें देखिए क्या क्या होता है, इतिहास, जीवन यात्रा आदि के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा है विवेचनात्मक, विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन, विधि आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है भावात्मक, ये देखिए ललित निबंध, गद्य गीत, नाटक के लिए प्रयुक्त होता है। आइए हिंदी गद्य के आविर्भाव से थोड़ा परिचित हो जाएं। ये आप जान रहे हैं लेकिन फिर भी संक्षिप्त चर्चा। हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ, जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त होता हुआ पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों को आत्मसात कर रहा था। आधुनिक विचारों, नवीन शिक्षा पद्धति और नए वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ रहे थे, अतः साहित्य में उनकी प्रतिध्वनि स्वाभाविक है। बच्चों कहते हैं साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। तो समाज में जो कुछ भी घटित होगा निसंदेह
साहित्य में वो प्रतिबिंबित होता है और होना भी चाहिए। तो वही हो रहा है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल से हुआ और फिर धीरे धीरे इसका प्रभाव पड़ने लगा हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे लेखन पर। आइए और चलें कि क्या क्या फिर बदल गया। इन नवीन परिस्थितियों के साथ ही शासन संबंधी आवश्यकताएं भी गद्य के नवीन माध्यम की मांग कर रही थीं। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में आधुनिकता के संवाहक के रूप में हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ। तो हिंदी गद्य इस प्रकार हमारे और आपके अस्तित्व में आ गई। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी ब्रज भाषा में मिलते हैं। राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं, अनुवाद ग्रंथों में देखने को मिलता है। आइए बच्चों और आगे चले। छोटी छोटी चर्चाएं हैं, किताबों में हैं, इसको फिर पढ़ें, आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा ही है। ब्रज भाषा के गद्य का सूत्रपात संवत 1400 के आसपास हुआ। अब देखें, कृष्ण भक्ति धारा के कवियों भक्तों ने उसके विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। विभिन्न पुस्तकालयों में 17वीं शताब्दी तक की लिखी हुई जो रचनाएं उपलब्ध हैं उनमें क्या क्या है देखें। गोस्वामी विट्ठलनाथ का श्रृंगार रसमंडल, गोकुलनाथ जी के 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता, नाभादास जी का अष्टयाम, बैकुंठ मणि शुक्ल के अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य तथा लल्लू लाल कृत माधव विलास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आइए थोड़ा और आगे चलें। खड़ी बोली गद्य के विकास की थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। खड़ी बोली गद्य का विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। अब देखिए, वो खड़ी बोली जो हमारे आपके अध्ययन अध्यापन की भाषा है, विद्यालयों का माध्यम है। देखें, खड़ी बोली गद्य का विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। हेमचंद्र सूरी के व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन, नरपति नाल्ह के बीसल देव रासो, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा कबीर दास की साखियों में खड़ी बोली का प्रयोग दिखाई देता है। आपने पिछली कक्षा में भी कबीर की साखी को पढ़ा है, आप परिचित हैं। खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रयोग अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में, उसके बाद कुतुब शतक में तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में देखा जा सकता है, पर उसका वास्तविक प्रादुर्भाव कई सौ वर्षों बाद 19वीं शताब्दी से ही मानना चाहिए, जब उसकी क्रमबद्ध परंपरा स्थापित हुई। आप परिचित हैं कि किस तरह हमारे अस्तित्व में आई। तो ये एक स्वरूप। आइए बच्चों, सीधे सीधे अब आपको लिए चलते हैं। काल विभाजन भी आपने पढ़ा है, पर एक अति संक्षिप्त चर्चा। काल विभाजन जब आधुनिक काल में आप आए, 1801 ईस्वी से अद्यतन वो चलता रहा। उसमें देखें, पहला युग जो आपके समक्ष आता है वो है भारतेंदु युग, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। फिर आता है द्विवेदी युग, 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। फिर आता है छायावाद युग, 1918 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक। फिर आगे बढ़ते हैं छायावादोत्तर युग, 1937 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। फिर और आगे बढ़ते हुए स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वतंत्रता प्राप्ति से अद्यतन। बच्चों देखें, ये जो काल विभाजन का ये चार्ट है आपके समक्ष, ये आपको कई बार थोड़े बदले रूपों में भी कई जगह से मिलेगा, इसलिए आपसे कह रही हूं और बता रही हूं। ये नोट ध्यान से देखें कि ये गणना का जो क्रम आपके समक्ष है ये कहां से लिया गया है। बच्चों, उपर्युक्त काल गणना का निर्धारण साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास पर आधारित है। इस गणना को देखना हो तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास यहां से देखेंगे तो आपको यही गणना का क्रम और यही जो इधर सन दिए गए हैं, ईस्वी दिए गए हैं, यही आपको प्राप्त होंगे। इसलिए बता रही हूं कि आप भ्रमित ना हो। ये अन्य अन्य जगहों पर अन्य रूपों में भी मिल सकते हैं और ये जो आपका निर्धारण है वो हिंदी साहित्य का इतिहास से है। आइए आज के लिए अभी अगली कक्षा में हम भाग 2 में इसको विस्तार देंगे। आपको शुक्ल युग पढ़ना है, शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, आगे की चर्चा अगली कक्षा में। लेकिन आज गृह कार्य कुछ दे रही हूं, आप देखें। पठित अंश के आधार पर गद्य की उपादेयता स्पष्ट कीजिए। आप अवश्य कर लेंगे। खड़ी बोली गद्य का विकास कब से माना जाता है? संप्राप्ति। हमने और आपने आज क्या पाया? हमने साहित्य के इतिहास को पढ़ते हुए ये जाना कि हमारी हिंदी साहित्य के पन्नों में कैसी रही है, किस तरह उसके स्वरूप में थोड़ा थोड़ा और कैसा बदलाव आता गया। आगे पुनः इसी को विस्तार देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।